हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने जो लास्ट है भक्ति काल की डिवाइडेशन के बारे में पढ़ा था। भक्ति काल की डिवाइडेशन जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी और आज हम हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ। मृत्यु काल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर एक बार हम कर लेते हैं। मृत्यु काल है 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, फिर है रस मीमांसा, ये एक सिद्धांतिक समीक्षा है इनकी, फिर है गोस्वामी तुलसीदास, फिर है महाकवि सूरदास जो कि एक व्यवहारिक समीक्षा है, फिर है चिंतामणि। चिंतामणि है जो एक निबंध है, इसके 4 भाग है, फिर है विश्व प्रपंच जो एक दर्शन है। फिर क्या है, अब इसको याद कैसे करना है? याद क्या मतलब, पहला जो इसने है लिखा था देखो, हिंदी साहित्य का इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लिखा। इतिहास लिख के है जो इनको क्या मिला? रस मिल गया। इतिहास लिखा तो इन्हें क्या मिला? रस मिला। फिर इनको रस मिला तो क्या दिखाई देने लग गया? गोस्वामी तुलसीदास और महाकवि सूरदास, ये दोनों हैं जो इनको दिखाई देने लग गए। फिर ये क्या हो गए कि ये चिंता में पड़ गए कि मुझे तो भाई दो ही ये मतलब महाकवि तुलसीदास और सूरदास क्यों दिखाई देने लग गए। चिंता हुई इनको, तो फिर ये क्या सोचने लगे कि अब विश्व का जो है क्या होगा। अब एक ट्रिक बन गई है आपकी कि पहले है जो हिंदी साहित्य का इन्होंने इतिहास लिखा, इतिहास लिख के इनको क्या मिला? रस मिला। रस मिल गया तो इनको क्या दिखाई देने लगे? गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास इनको दिखाई देने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे क्यों दिखाई दे रहे, तो ये चिंता में पड़ गए। फिर आगे है जो ये चिंता में पड़ गए तो ये सोचने लगे कि अब विश्व का क्या होगा। ये ट्रिक है मैंने बनाई है जो कि आसानी से आप है जो याद कर सकोगे। फिर आगे है इन रचनाओं को कि अब क्या करना है, एक काव्य संग्रह में रखना है। काव्य संग्रह कौन सा? इनका मधु शतरोध, कि इन सभी रचनाओं को एक मतलब अलग से बुक में रखना है सभी को, उसको बोलते हैं काव्य संग्रह, जो कि इनका काव्य संग्रह है मधु शतरोध। फिर इन्होंने संपादन कार्य है जो वो किसका किया? जायसी ग्रंथावली और नागरी प्रचारणी पत्रिका का जो इन्होंने संपादन कार्य भी किया। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो इनकी मतलब ग्रंथ की क्या विशेषताएं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद है जो हिंदी भाषा और साहित्य को जो सबसे महत्वपूर्ण देन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला क्रमबद्ध इतिहास तैयार किया, मतलब सारा सीक्वेंस में उन्होंने जो है इतिहास है तैयार किया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर क्या है? साहित्यिक आलोचना पद्धति विकसित की। चिंतन विश्लेषण परक निबंधकार के रूप में भी उनका स्थान है जो शीर्ष पर है, कि साहित्य में आलोचना और विश्लेषण परक निबंध के रूप में उनका स्थान है जो पहले नंबर पर आता है। कविता, नाटक, कहानी, सृजनात्मक विधाओं में भी उनका है जो स्थान उल्लेखनीय योगदान है। फिर सेकंड है कि शुक्ल जी हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहासकार है जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कि कवि वृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन पद्धति की सीमाओं का उजागर कर वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित किया। कि पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए उसमें है जो सिर्फ जीवन परिचय दिया गया था, इसको उजागर कर, इसकी सीमाओं को उजागर कर इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित किया है।
फिर है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक काव्य है जो एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये इनका एक कथन है, इसको है जो ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि आपको पूछा जाएगा ये कथन कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कौन से साहित्यकार का लिखा हुआ है, तो आपको लगाना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, मतलब जो इन्होंने फर्स्ट जो काल का जो मतलब नामकरण लिया है, वीर गाथा काल है, जो ये नाम मतलब लेने के लिए, वीर गाथा काल मतलब देने के लिए फर्स्ट काल को इन्होंने क्या किया है, मतलब निम्न 12 ग्रंथों को आधार बनाया है। वीर गाथा काल इन्होंने जो नामकरण है वो क्यों दिया, क्योंकि आदिकाल के टाइम पीरियड में जो है ज़्यादातर वीर काव्य है जो वो रचे गए, वीरता वाले काव्य रचे गए। इसी कारण है जो इन्होंने आदिकाल को जो है वीर गाथा काल नाम दिया था। फर्स्ट है इसमें विजयपाल रासो, परमाल रासो, कीर्ति लता, जय चंद प्रकाश, हमीर रासो, विसल देव रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विद्यापति की पदावली, जय मैघ जस चंद्रिका। ये जो है 12 ग्रंथ है, एक पीछे होगा शायद तक, 12 ग्रंथ है, इनको आधार ग्रंथ मान के ये जो नामकरण है वो किया है। खुसरो की पहेलियाँ, क्या भूल गया, ग्यारह हमारे ये वाले आधार ग्रंथ है और 12 नंबर पे है खुसरो की पहेलियाँ। नेक्स्ट है अब क्या है, अन्य कोई कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने कि अपना काल विभाजन दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि जन्म काल है इनका 1907, जन्म स्थान है ग्राम छपरा, जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु काल है इनकी 1979 ईस्वी और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, सेकंड है हिंदी साहित्य की भूमिका, थर्ड है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इनकी ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। अब इन्होंने काल विभाजन क्या दिया है कि जो शुक्ल ने काल विभाजन दिया था उसमें थोड़ा क्या कर दिया, फेर बदल कर दिया और हिंदी साहित्य इतिहास को इन्होंने 4 कालखंडों में बांटा है। आदिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। ये यहाँ नहीं आएगा, ये नंबर 3 पे इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा। फर्स्ट है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का टाइम पीरियड है
1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, और भक्ति काल का है 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी। फिर है रीतिकाल, रीतिकाल का है 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी। आधुनिक काल का है 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। इन्होंने चार भागों में बांटा है। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है जो, ये क्या है, सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक, ये आलोचना बहुत करते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। फिर है गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। कि शुक्ल जी ने जो भी धारणाएं और स्थापनाएं जो बनाई है उनको प्रमाणों के आधार पर इन्होंने क्या किया, खंडित किया है द्विवेदी जी ने। गुप्त जी का कहना है, गणपति चंद्र गुप्त का कहना है ये। इन्होंने शुक्ल के वीरगाथा काल को, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है जो, कि शुक्ल ने वीरगाथा काल जो पहला काल माना है, और वीरगाथा काल को आदिकाल नाम कहकर पुकारने वाले कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग भी कहा है, कि आदिकाल के अंदर बहुत ज़्यादा वीरता वाले काव्य लिखे गए, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को क्या बोला है, अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग भी कहा है। फिर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे जो, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष थे और नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक थे, और उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के ये अध्यक्ष के रूप में इनकी सेवाएं सराहनीय रही। फिर क्या हुआ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है जो, इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें है जो वो इन्हें डी लिट की उपाधि है जो वो प्रदान की, और भारत सरकार ने इन्हें है जो पद्म भूषण अलंकरण से इन्हें सम्मानित किया। फिर है इनका प्रसिद्ध कथन क्या है, जो कि तुलसीदास की समन्वय भावना के ऊपर है। ये है, भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। ये किसके ऊपर इन्होंने बोला है, तुलसीदास की समन्वय भावना के ऊपर बोला है, और ये कथन है जो एज इट इज आपको है पेपर में मिलेगा, और ये आपको लगाना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर इनको कौन कौन से सम्मान है जो प्राप्त हुए, 1962 में बंग साहित्य अकादमी द्वारा इनको टैगोर सम्मान मिला, और 1973 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है आगे है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ 1915 को, और इनकी मेन रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। अब क्या आ गया, वृहद अगर आ जाए आपको तो डॉक्टर नगेंद्र का आपको इतिहास ग्रंथ लगाना है। आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ है कौन से साहित्यकार का, आचार्य शुक्ल का है, मिश्र का है, नगेंद्र का है, या मतलब कोई और लगा लो राइटर, मतलब आपको 4 राइटर नेम दे दिए जाएंगे और आपको डॉक्टर नगेंद्र का लगाना है वृहद इतिहास ग्रंथ। इसके क्या वृहद क्यों है, क्योंकि इसके है जो भाग 10 भाग है, और इसका टाइम पीरियड क्या है 1973 ईस्वी। फिर है सेकंड हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर है रीति काव्य की भूमिका। ये तीनों जो रचनाएं हैं ये इनकी है। सबसे पहले वृहद इतिहास ग्रंथ, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये किसी और का भी है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी है, ठीक है, इसी नाम से। रीति काव्य की
भूमिका। फिर है काल विभाजन, इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में, 4 प्रधान कालखंडों में जो है बांटा गया है। नेक्स्ट है ठीक है, फर्स्ट इन्होंने दिया है आदिकाल, सेकंड है भक्तिकाल, थर्ड है रीतिकाल, फोर्थ है आधुनिक काल। ये सारा जो शुक्ल है उसका सर्वमान्य काल विभाजन माना जाता है, सभी ने इसी की कोडिंग की है। बाकी जो इन्होंने नाम अपने अलग अलग दे दिए हैं बाकी यही चलेगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन्होंने नगेंद्र ने आदिकाल का टाइम पीरियड क्या माना है, 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्ति काल का टाइम पीरियड मानना है 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल का टाइम पीरियड मानना है 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और आधुनिक काल का टाइम मानना है 19वीं शताब्दी से अब तक। फिर इन्होंने क्या किया आगे, आधुनिक काल को आगे और उपभागों में बांट दिया। फर्स्ट है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल को और किस नाम से जानते हैं, भारतेंदु, कि भारतेंदु भी आगे मतलब है हमारे से कहानियों में, नाटक में आएंगे ये। तो इन्होंने क्या बोला है अपने काल को, भारतेंदु ने इन्होंने बोला है कि पुनर्जागरण काल मतलब दोबारा मतलब उत्थान होना। फिर आगे द्विवेदी जी है जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी आधुनिक काल के हैं। इन्होंने क्या बोला है, जागरण सुधार काल। फिर है छायावाद काल। छायावाद काल में आएगा प्रसाद पंत निराला, ये 3 राइटर है। प्रसाद पंत निराला जागरण सुधार काल का है, ये छायावाद का है प्रसाद पंत निराला। फिर है आगे छायावाद के आगे है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को इन्होंने आगे 2 भागों में बांट दिया है जो कि प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। नवलेखन में मतलब नई कविताओं का जो है लिखना शुरुआत हो गई थी, इसलिए इसको नवलेखन काल की नाम से पुकारा जाता है। आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म है जो 15 सितंबर 1905 को हुआ और मृत्यु काल है जो 1990 में हुई। जन्म है इनका, जन्म स्थान है जो सागर जिला मध्य प्रदेश में। रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक। अब क्या है, नगेंद्र का क्या था, वृहद इतिहास ग्रंथ था, और इनका क्या है, आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म, विरोध करना किसी का, आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास। अब क्या है, आपको अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है जो वो किस साहित्यकार का है, तो आपको लगाना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। फिर है प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, इतिहास ग्रंथ का 1938। इनको पद्म भूषण अवार्ड जो वो कब मिला, 1963। फिर इनकी प्रमुख कृतियां क्या है, अंजलि, हिमहास, निशित, जौहर, चित्तौड़ की चिता, आकाश गंगा, रूपरशी, चित्रलेखा, एकलव्य, अभिशाप। अब इसको याद कैसे करोगे कि ये 3 है जो बहनें लगा लो आप, अंजलि, हिमहास और निशित। ठीक है, ये क्या जौहर करने गई, जौहर करने कहाँ गई, चित्तौड़ की चिता में गई। फिर क्या, चित्तौड़ की चिता में ये जौहर करने गई तो आकाश में से क्या आ गई, गंगा दिखाई, गंगा मतलब आई आकाश में से। फिर आकाश गंगा आई तो इन्होंने क्या किया, रूप राशि, चित्रलेखा मतलब एकलव्य, इन तीनों को क्या कर दिया, अभिशाप दे दिया। गंगा ने क्या कर दिया, अभिशाप दे दिया। याद करना है, अंजलि, हिमरास, निशित है जो जौहर करने गए, चित्तौड़ की चिता में गए, और वहाँ से चित्तौड़ की चिता में गए तो आकाश में से हमें जो गंगा दिखाई देने लगी। इन्होंने फिर आगे 3 रूप राशि, चित्रलेखा और एकलव्य को क्या कर दिया, अभिशाप दे दिया। ऐसे करके आपको ट्रिक बना के थोड़ा जोड़ के याद करना है ताकि आपको याद हो जाए। फिर आगे है काल विभाजन। काल विभाजन इन्होंने कैसे किया था कि इनके द्वारा भी थोड़े से परिवर्तन के साथ शुक्ल के वर्गीकरण के आधार पर ही इन्होंने संपूर्ण, सभी में क्या आ रहा है, शुक्ल,
कि शुक्ल का ही सर्वमान्य है जो काल विभाजन माना जाता है, कि बाकी सभी ने थोड़ा थोड़ा फेर बदल करके मतलब नाम थोड़ा अलग दे दिए थे, बाकी वही चलेंगे, कि थोड़ा फेर बदल करके शुक्ल के वर्गीकरण के आधार पर संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में बांटा गया है। नेक्स्ट है अब इन्होंने फर्स्ट काल को क्या दिया था, शुक्ल ने दिया था वीरकाल दिया था, फिर इन्होंने क्या दिया, अब फर्स्ट दे दिया संधि एवं चारण काल, संधि एवं चारण काल दिया, और द्विवेदी ने क्या दिया था, आदिकाल नाम दिया था, वीरकाल को आदिकाल नाम दिया था फर्स्ट को, जो इन्होंने फर्स्ट को क्या दे दिया, अब नाम है जो संधि एवं चारण काल नाम दे दिया है। संधि काल विक्रमी संवत 750 ईस्वी से विक्रमी संवत 1000 तक माना है इन्होंने। चारण काल विक्रमी संवत 1000 से विक्रमी संवत 1375 तक माना है। और फिर भक्ति काल का टाइम पीरियड विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक माना है। रीति काल का जो टाइम पीरियड है वो 1700 से 1900 तक माना है। आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड विक्रमी संवत 1900 से अब तक इन्होंने माना है। नेक्स्ट है इस रचना में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि का ही वर्णन किया है। मतलब जो ये है, इन्होंने ये जो रचना लिखी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें क्या किया इन्होंने 1693 ईस्वी से 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि, मतलब कि आदि काल और भक्ति काल ही इन्होंने क्या दिखाया है, बाकी दो कालों को इन्होंने नहीं दिखाया। इसलिए इस रचना को क्या माना जाता है, इनकी रचना को अधूरी माना जाता है। अधूरी रचना है जो इसको माना जाता है। इनकी जो रचना है आलोचनात्मक इतिहास, इसको अधूरा माना जाता है क्योंकि इसमें आदि काल और भक्ति काल को ही दिखाया गया है। फिर क्या है, इन्होंने शुक्ल के वीर गाथा काल को अब क्या दे दिया, शुक्ल ने पहला काल वीर गाथा काल माना था, इन्होंने क्या संधि और चारण काल नाम दिया है। तो इन्होंने वीर गाथा काल को चारण काल नाम से, चारण काल नाम और उससे पूर्व मतलब होता है पहले, चारण काल से पहले के काल को क्या नाम दे दिया है, संधि काल नाम दे दिया है इन्होंने। संधि काल में क्या है, अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश है जो इन्होंने किया है। मतलब संधि काल में इन्होंने सारी है जो कि स्वयंभू की अपभ्रंश रचनाएं हैं उसको है जो इन्होंने समावेश किया है। फिर आगे क्या है, अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री समेट लेने के कारण है जो अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को फिर भी इन्होंने क्या है नहीं माना, कि इन्होंने सारे स्वयंभू की जो रचनाएं हैं अपभ्रंश वाली वो तो इन्होंने ले ली, पर इन्होंने माना फिर भी नहीं स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि। ये है क्या कर बैठे, भूल कर बैठे, हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे। फिर आगे हैं, इन्होंने भक्ति काल की निर्गुणी ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य नाम दिया है। प्रेमाश्री काव्य धारा को सूफी काव्य नाम दिया है। कि इन्होंने भक्ति काल की जो निर्गुणी काव्य धारा थी इसको नाम दिया है संत काव्य, और प्रेमाश्री धारा थी जो कि सूफियों की थी, इन्होंने प्रेमाश्री काव्य धारा को इन्होंने दिया है सूफी। कि प्रेम किन्होंने किया, सूफियों ने किया, ज्ञान किन्होंने लिया, संतों ने लिया। आपको ऐसे याद करना है कि ज्ञान लिया संतों ने, प्रेम किया सूफियों ने, बस ऐसे याद करना है। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 17 वर्ष की अल्प आयु में देश सेवा शीर्षक नाम से लिखी। कि पहली जो कविता है 17 वर्ष की आयु में लिखी, और नाम क्या था उस कविता का, था देश सेवा, जिसके ऊपर इनको है जो 51 रुपये का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है,
4th नंबर पे है हमारा राम शंकर शुक्ल रसाल। इनकी रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखो कितने जनों ने हिंदी साहित्य इतिहास मतलब नाम से रचना लिखी है, तो आपको है जो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब देख के याद अच्छे से करना है आपको। इनका प्रकाशन वर्ष है 1931वीं। काल विभाजन क्या है इनका? इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में बांटा गया है। तीन कालखंडों में इन्होंने बांटा है। प्रत्येक के 2-2 नाम रखकर 2-2 उपभागों में बांटा है। मतलब 3 तो ये मेन ही है, 3 ये हो गए। ये उपभाग कौन से हो गए इनके? 2-2 ये वाले, ये इनके 2 है जो उपभाग हो गए हैं। फिर आगे है कि आदिकाल को हिंदी साहित्य का इन्होंने क्या बोला है? बाल्यकाल बोला है। और मध्यकाल को इन्होंने क्या बोला है? हिंदी साहित्य का किशोर अवस्था। आधुनिक काल को युवावस्था। आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि आदिकाल को और किस नाम से बोला जाता है, तो आपको बोलना है कि बाल्यावस्था बोला जाता है, और मध्यकाल को किशोरावस्था बोला गया है, और आधुनिक काल को युवावस्था बोला गया है, जो कि रमा शंकर मतलब शुक्ल रसाल ने ये जो नामकरण दिए हैं। फिर इनको आदिकाल को भी आगे 2 भागों में बांट दिया, मध्यकाल को बांट दिया और आधुनिक काल को भी बांट दिया। नेक्स्ट है अब आ गया कि आदिकाल को जय काव्य काल एवं रीति काल को कला काल कहकर पुकारा गया है। किसने पुकारा है? रमा शंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काल बोला है, जय काव्य काल बोला है, और रीति काल को कला काल कहकर पुकारने वाले हैं जो साहित्यकार कौन से हैं? तो आप क्या बोलोगे? रमा शंकर शुक्ल रसाल। इसमें है कवियों एवं लेखकों की कृतियों के उदाहरण नहीं दिए गए हैं। फिर अन्य इनकी रचनाएं हैं साहित्य प्रकाश 1931वीं, साहित्य परिचय 1931वीं। ये दोनों रचनाओं का सेम टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है आगे है गणपति चंद्र गुप्त। इनका जन्म काल है 15 जुलाई 1928 ईस्वी। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब क्या आ गया? वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक अगर आपसे पूछा जाए तो गणपति चंद्र गुप्त का है। फिर है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1965 ईस्वी। काल विभाजन क्या रहेगा? इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 प्रधान कालखंडों में बांटा गया है। अब क्या करना है कि हम है जो घर में कभी मतलब शुभ कार्य होता है तो गणपति जी की पूजा करते हैं, तो वैसे ही अगर कोई वैज्ञानिक मतलब साइंस में अगर जाए तो मतलब सारा सीक्वेंस वाइज ही हम काम करते हैं स्टार्टिंग से, ये तो नहीं है मतलब लास्ट वाला पहले कर लिया। तो इसीलिए मतलब वैज्ञानिक मतलब कोरिलेट कर लेना आप कि गणपति को मतलब इतिहास कौन सा है? साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है ये गणपति चंद्र गुप्त का है। ठीक है, इन्होंने 4 है जो कालखंडों में विभाजित किया है। प्रारंभिक काल है 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल है 1350 से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल का टाइम पीरियड इन्होंने बताया 1857 से अब तक। नेक्स्ट है इनके द्वारा भक्तिकाल साहित्य को पूर्व मध्यकाल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कि जो भक्तिकाल है इन्होंने किस में रखा है? पूर्व मध्यकाल में रखा है। और इनको फिर आगे किस में? 3 भागों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में इन्होंने बांटा है। वो है धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित काव्य। ये जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का है जो पहला कवि मानते हैं। कि अगर आपसे पूछा जाए कि शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन मानते हैं तो इस तरह आपको है जो वो क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है
हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय पर पीएचडी 1959 ईस्वी में इन्होंने की थी। और साहित्य विज्ञान में साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन पर विषय पर इन्होंने डी.लिट की जो है उपाधि मिली थी उनको साहित्य में 1965 ईस्वी में। फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ये कुलपति मतलब चांसलर रह चुके थे ये। फिर है अन्य प्रसिद्ध प्रकाशित इनकी जो रचनाएं हैं, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन 1971 ईस्वी, महादेवी का नया मूल्यांकन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, हिंदी साहित्य का विकास, आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं। नेक्स्ट है बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी रचनाओं का क्या नाम है? हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 ईस्वी से 1914 ईस्वी। सेकंड है हिंदी भाषा और साहित्य 1920 ईस्वी। इन्होंने काल विभाजन क्या किया है? काल विभाजन किया है आदि युग। आदि युग मतलब फर्स्ट जो इन्होंने क्या माना है आदि युग, जो कि वीर गाथा काल किन्होंने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, स्टार्टिंग है। अब इन्होंने क्या माना है? इन्होंने फर्स्ट है जो आदि युग माना है। फिर है इन्होंने जो टाइम पीरियड क्या दिया है आदि युग का, विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1400 तक। सेकंड है पूर्व मध्य युग। अब इन्होंने युग कर दिया है, काल नहीं युग कर दिया है। पूर्व मध्य युग को भक्ति काल का टाइम पीरियड माना है इन्होंने 1400 ईस्वी विक्रमी संवत से 1700 तक। थर्ड है उत्तर मध्य युग। उत्तर मध्य युग को इन्होंने दिया है रीतिकाल नाम, रीतिकाल, और विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक। फिर इन्होंने दिया है आधुनिक युग, जो कि नवीन विकास युग माना जाता है, विक्रमी संवत 1900 से अब तक। इन्होंने ये है जो 4 युग दिए हैं। अब मतलब क्या है, सभी ने अपना अपना नामकरण दे दिया है। जो आदर्श काल विभाजन जो माना जाता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। इन्होंने क्या दिया था का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इन्होंने ये दिया था आदिकाल का टाइम पीरियड 1050 से 1375, भक्तिकाल का है 1375 से 1700, रीतिकाल का है 1700 ईस्वी से 1900, और आधुनिक काल का टाइम पीरियड है 1900 से अब तक। आगे है जो आधुनिक काल को फिर आगे है जो इन्होंने डिवाइडेशन कर दी थी। आधुनिक काल में देखो, अब सबसे पहला है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण मैंने पहले भी बताया था कि दोबारा उत्थान होना, जो कि भारतेंदु ने दिया था। ये पुनर्जागरण काल है जो भारतेंदु युग माना जाता है। इसी के अंदर जो भारतेंदु ने जो सारा काम किया था। ये कब से शुरू होता है? 1850 से 1900 ईस्वी तक। फिर है जागरण सुधार काल। अब जागरण किसने करवाया? द्विवेदी ने। अब द्विवेदी जब आप पढ़ोगे तब उसमें आप पढ़ोगे कि जागरण सुधार काल है जो नाम किसने दिया? द्विवेदी ने दिया। तो ऐसे ट्रिक कर लेना कि द्विवेदी ने जागरण लगाया, भारतेंदु ने पुनर्जागरण लगाया, ऐसे करके ट्रिक बना लेनी है आपको। फिर द्विवेदी की है 1900 से 1920 तक। फिर आगे है छायावाद काल। छायावाद काल में क्या है? 3 आएंगे। प्रसाद पंथ, निराला युग बोला जाता है इसको। 1920 से 1936 ईस्वी तक बोला जाता है कि इसमें तीनों की जो रचनाएं हैं, जो भी जीवन परिचय है, इस छायावाद युग काल का माना जाता है। आगे फिर है प्रगति काल युग। प्रगति क्या होता है? मतलब चलते जाना, ठीक है। इसको बोला जाता है साम्यवादी युग, ठीक है। 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। फिर है प्रयोगवाद काल, इसको बोला जाता है तार सप्तक। तार सप्तक इसमें आएगा। इसको बोला जाता है अज्ञेय युग, 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। फिर है नवलेखन काल। नवलेखन मतलब नई कविता की शुरुआत हो चुकी थी इस टाइम है जो नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक है जो माना जाता है।
आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।